ज़िंदगी में कुछ तजुर्बे ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वही तजुर्बे हमारे लिए ज़िंदगी भर के बुरे सपने बन चुके होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश अवस्थी है और आज से मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जहाँ पे मैं आपको कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स सुनाऊंगा। फ़िलहाल उससे पहले मैं अपने आप के बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम अविनाश अवस्थी है, मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ और काफ़ी टाइम से मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा था, बट काम की वजह से इतना समय मिल नहीं पाता था। बट देन एक दिन फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि यार जब तक शुरू नहीं करूँगा तब तक कर नहीं पाऊँगा, कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ेगा, काम चाहे जितना भी हो। ये भी एक मेरा काम है, इसके लिए मुझे समय निकालना ही था। तो इसलिए आज से मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें मैं आपको कुछ किस्से, कुछ रियल लाइफ कहानियाँ सुनाऊंगा अपने दोस्तों की, अपने जिन लोगों से मैं मिला हूँ आज तक की उम्र में, उनके साथ में कुछ ऐसी अजीब सी कुछ घटनाएं हुई। ज़्यादातर जैसे हॉरर स्टोरीज़ लोगों को सुननी बहुत पसंद है, तो जितने मेरे आसपास के जानकार लोगों के साथ में जो भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल घटनाएं हुई हैं उनको लेकर मैं कुछ इंसिडेंट्स आपको इस चैनल के माध्यम से आज से सुनाना शुरू करता हूँ। तो आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें मैं अपने एक बहुत ही ख़ास दोस्त की आपको एक आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन फ़िलहाल स्टोरी हम अच्छे से समझ पाएँ इसलिए उसका नाम मैं सपोज़ अभिषेक रख देता हूँ। तो अभिषेक मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड उसने ये किस्सा मुझे आज से करीब 4-5 साल पहले सुनाया था। एंड जब मैंने किस्सा सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पहले मुझे लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है, देन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मेरे हाथ में ऐसे प्रूफ्स लगे कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ सच हो सकती है। इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ सच है भी। तो बात ऐसी है, मेरा जो दोस्त है अभिषेक वो गाज़ियाबाद में रहता है। एंड इस वक्त कहाँ रहता है वो तो मैं सॉरी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन आज से 7 साल पहले वो गाज़ियाबाद में, अगर आपने वसुंधरा सुना होगा, वो वसुंधरा में कहीं रहता था। एक घर था उसका, उसकी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, एक बड़े भैया हैं और अभिषेक है। तो जब शुरू में इनकी फैमिली किसी और शहर से दिल्ली एनसीआर आई थी, तब अभिषेक के पापा ने एक किराए का घर लिया था। एंड उस घर में, वसुंधरा में एक घर था, एंड वहाँ का बहुत अच्छा घर था, करीब 2-4 कमरे थे उसमें और मकान मालिक भी बहुत अच्छा था। एक चीज़ बस ये थी कि एक कमरा उस घर में एक ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। एंड मकान मालिक ने घर वालों से बोला था कि आप इस कमरे को कभी खोलिएगा नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कुछ ज़रूरी सामान रखा है। तो अभिषेक के फैमिली को भी कोई उसमें एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लिए, मतलब हमारे 4 लोगों की फैमिली के लिए सफिशेंट है ये घर। ठीक है, इन्होंने रहना शुरू किया। इनके फादर का बिज़नेस भी है, इनके भैया भी बिज़नेस में अपने पिताजी की मदद करते रहते हैं। अभिषेक उस समय काफ़ी छोटे थे, स्कूल में थे, और माताजी हाउसवाइफ हैं, तो वो घर में सबकी देखभाल करती रहती थी। पूरे घर को माताजी ही, असल बताऊँ तो, संभालती थी। जब भैया और पिताजी ऑफिस जाते थे एंड अभिषेक हमारे स्कूल जाते थे, तब की बात है ये। देन हुआ क्या, बड़े आराम से चीज़ें चलती रहीं। इनके बिज़नेस में इनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ एंड पैसों के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी इनके परिवार में, एक संपन्नता भी आई। जब इनका बिज़नेस एक अच्छा खासा सेटल हो गया, तब इन्होंने, इनके पिताजी ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को ये घर ख़रीदना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने परिवार से भी डिस्कस करी एंड परिवार भी बहुत खुश था कि हाँ बिल्कुल हमें ये घर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि घर काफ़ी अच्छा है, बहुत पॉश एरिया है वसुंधरा का।
एंड वहाँ पे ये घर है और मकान मालिक से भी अच्छी बातचीत है, तो उन्होंने मकान मालिक से डिस्कस किया तो मकान मालिक भी राज़ी हो गया। तो इनके पापा ने पूछा कि आप कितने में घर बेचना चाहते हैं, तो मकान मालिक ने उस समय के हिसाब से और इस लोकेशन के हिसाब से, गौर से सुनिएगा दोस्तों, उस समय और लोकेशन के हिसाब से मकान मालिक ने बहुत ही कम बजट बताया उनके पिताजी को। मतलब प्रॉपर्टी की रेट्स आज तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उस समय भी 6-7 साल पहले भी कुछ ख़ास ज़मीन पर नहीं थे प्रॉपर्टी के प्राइसेस। बट उस समय के हिसाब से भी आप ये समझ लीजिए कि अगर घर अगर 15 लाख का है तो उन्होंने उन्हें 3.5 लाख रुपए बताए। आप खुद समझिए कि मतलब उस समय जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है वो आपको 3.5 लाख की मिल रही है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वो कोई ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट मुझे नहीं पता कि घर की क्या कीमत थी एंड कितने में वो बेचा जा रहा था। तो हुआ क्या दोस्तों, जब पिताजी और बाकी घर वाले सब राज़ी हो गए कि ये घर हमें ख़रीदना चाहिए, उसके बाद से उस घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो गई। कभी जैसे रात में किसी के चलने की आवाज़ आना, या रात में सोते सोते सबका अचानक से नींद से उठ जाना, ऐसा लगना कि घर में जैसे कोई घर के अंदर से या बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं एंड कुछ बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग आने लगी। अभी तक ये चीज़ नहीं थी। ये चीज़ कब शुरू हुई, जब उनके पिताजी ने वो घर ख़रीदने का सोचा और मकान मालिक से इस बारे में बात की। अभिषेक बताते हैं कि भैया जब हम लोग घर में पहले रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद से मेरी नींद अचानक टूटने लगी एंड मुझे बहुत अजीब अजीब से बुरे सपने आने लगे। मुझे अक्सर ऐसा, जब मैं रात को नींद से उठता था 2, ढाई, 3 बजे के करीब, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे रूम में कोई चल रहा है एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत अजीब थी। अच्छा, एक चीज़ और अभिषेक ने मुझे बताई कि धीरे धीरे उनके घर में एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई। ऐसी बदबू जैसे कि, मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे आपने सड़ता हुआ मांस जैसा होता है वैसी उसकी एक बदबू हो रहती थी, जो पहले बाथरूम साइड से आती थी। तो इनको लगा, परिवार को लगा कि मे बी शायद सीवर की कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ जाम होगा। प्लम्बर को बुलाया, दिखाया काफ़ी चीज़ें, स्वीपर को बुलाया, बट सारी चीज़ ठीक थी, ऐसा नॉर्मल थी। और मज़े की बात यह है कि ये बदबू दिन में कभी नहीं आती थी, ये हमेशा आती थी शाम 7 बजे के बाद। तो अभिषेक ने बोला कि पहले भैया शुरू में ये बदबू बाथरूम की तरफ से आती थी, देन धीरे धीरे ये बाहर जो वरांडा था वहाँ पे आने लगी, सबके रूम्स में आने लगी एंड धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। एंड बहुत ही इतनी गंदी बदबू होती थी कि मतलब लगता था कि सांस लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन कभी किसी का ध्यान नहीं गया कि ये चीज़ हो क्या रही है, अजीब सी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, इन 4 लोगों के परिवार के साथ में इनका एक, आप हेल्प कह लीजिए या हाउस होल्ड हेल्प जो होती है, या मेड तो नहीं कहेंगे, मतलब हाउस होल्ड हेल्प, एक लड़का रहता था, होगा वो भी 17-18 साल का ही होगा वो लड़का। उसका नाम सपोज राजू रख लेते हैं। तो राजू भी रहता था, उसका एक सर्वेंट क्वार्टर का भी एक अलग से रूम था छोटा सा, तो वहाँ पे वो सोता था, या मे बी शायद किचन में सोता था, इतना मुझे याद नहीं है, बहुत पहले ये किस्सा सुना था। एंड साथ में इनके पास एक डॉग भी थी, एक फीमेल, एक बिच थी इनके पास में, आई थिंक लैब्रा थी, आई गेस, सॉरी मुझे हाल फिलहाल में पता चला है हम ब्रीड्स का नाम नहीं ले सकते हैं या ब्रीड्स का नाम नहीं पूछ सकते हैं, वो भी थोड़ा ऑफेंसिव होता है। तो अगर किसी भी व्यूअर को मेरी इस बात से, या जो मैंने डॉग की ब्रीड बताई, अगर उससे आपत्ति हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। खैर, वापस कहानी पे फोकस करते हैं। तो इनकी जो डॉग थी वो अक्सर, जो कमरा मैंने आपको बताया था जो मकान मालिक ने बंद करके रखा था, कहा था अंदर मेरा सामान है, उसके ऊपर एक रोशनदान था। रोशनदान अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे कोई दरवाज़ा होता है, कोई रूम होता है, उसके ऊपर एक हल्की छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से हवा अंदर जा सके या रोशनी अंदर जा सके, उसको रोशनदान कहते हैं। अक्सर उनकी डॉग वरांडा में बैठ के उस रोशनदान की तरफ देख के भौंकती रहती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से।
इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। इन लोगों को लगता था मे बी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, छिपकली वगैरह, चूहा वगैरह होगा। इन लोगों ने इतना गौर किया नहीं। फिर जब धीरे धीरे घर में बदबू आने लगी बहुत ज़्यादा, तब ये लोग थोड़े से परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही, क्या हो रही है। और भी ऐसी कई सारी अजीब घटनाएं हो रही थी घर में जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। माता जी घर के काम में बिज़ी थी, भैया और पापा ऑफिस के काम में बिज़ी थे, अपने अभिषेक स्कूल में बिज़ी थे, स्कूल की पढ़ाई में बिज़ी थे। गर्मियों की बात है, एक दोपहर में, ये दोपहर की बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों, रात की नहीं। दोपहर के वक्त इनकी मदर वरांडा में बैठी थी एंड कुछ काम कर रही थी, या आई थिंक चावल बीन रही थी। आमतौर पर जो हमारे इंडियन घर होते हैं जहाँ हमारी मम्मी लोग हाउस वाइफ्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, तो वो लोग आराम से, जैसे अगर आप पुराने कोई घर देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो सोसाइटी कल्चर है, नहीं, जो इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं पुराने हैं वो भी ख़ास तौर पे, वहाँ पे वरांडा होता है, तो मम्मी लोग वहाँ बैठकर काम करना पसंद करती हैं। इसी तरह से अभिषेक की मम्मी भी वहाँ बैठकर आई थिंक चावल बीन रही थी या दाल साफ़ कर रही थी, गॉड नोस। तभी उनका मोबाइल बजा। अच्छा, मोबाइल दूसरे रूम में रखा था, तो अभिषेक की मदर ने वो जो थाली थी जिसमें वो चावल बीन रही थी, पास में उन्होंने एक आई थिंक कूलर रखा था, गर्मियों का टाइम था या टेबल थी, गॉड नोस, आई थिंक कूलर था, उसके ऊपर रख दिया था। छोटे कूलर होते हैं ना जैसे, उसके ऊपर उन्होंने प्लेट रख दिया एंड वो रूम में गई हैं मोबाइल देखने हैं। एंड मोबाइल पे वो रूम में ही बात कर रही थी, चार्जिंग पे लगा था मोबाइल। अचानक से उनको थाली गिरने की आवाज़ आई, तो इनको लगा कि मे बी कूलर की वाइब्रेशन की वजह से थाली गिर गई होगी, बिकॉज कूलर चल रहा था। फ़ोन रख के जब वो बाहर आई हैं तो उन्होंने देखा है कि कूलर से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर, आई मीन 10-15 कदम की दूरी पर वो थाली ज़मीन पे पड़ी थी एंड पूरे चावल ज़मीन पे बिखरे हुए थे, जैसे कि किसी ने वो थाली उठाकर जानबूझकर फेंकी। एंड एक बात और दोस्तों, उस वक्त घर में माता जी के अलावा और कोई नहीं था। उनका डॉग भी जो था, डॉग उनकी, वो भी आई गेस अंदर रूम में बंधी हुई थी या सो रही थी, पता नहीं। उस वक्त सिर्फ माता जी थी, ना घर में अभिषेक थे, ना उनके भैया थे, ना पापा थे, ना ही वो राजू जो हेल्प था, लोकल हेल्प, वो कोई नहीं था वहाँ पे। उस दिन इनकी माता जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये कुछ अलग ही चीज़ है। जब पिताजी वापस आए ऑफिस से, घर के सब दोनों बच्चे वापस आए, तो माता जी ने ये बात उनसे डिस्कस करी कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। तो पिताजी ने बोला कि हो सकता है कूलर चल रहा होगा, वाइब्रेशन से गिर गया हो। तो माता जी ने कहा मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन अगर वाइब्रेशन से गिरता तो उसी जगह गिरती थाली, है ना, 10-15 कदम दूर तो कोई ऐसे गिरेगी नहीं। और चावल यहाँ से वहाँ तक बिखरे पड़े हैं, मतलब कि अगर गिरी, सपोज अगर यहाँ भी गिरी है, तो ऐसा लग रहा है किसी ने उस पर लात मारी है कि चावल बिखेरते हुए 10-15 कदम आगे दूर चली गई थाली। कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान तब भी नहीं दिया। चीज़ें चलती रहीं और धीरे धीरे चीज़ें होती रहीं, लेकिन कभी जैसे चलने की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ गई, बदबू जो थी वो दिन में भी आने लगी, तो किसी का इतना ध्यान गया नहीं है उस पर। तभी अचानक होता गया है कि एक दिन अभिषेक के कोई रिश्तेदार आते हैं इनके घर पे, एंड वो नाइट स्टे करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, खाना वाना खा के उनको एक अलग रूम, जो अच्छा गेस्ट रूम था उनका, जो बनाया था उन्होंने, वहाँ उनको सुलाया जाता है। रात में वही 2-2:30 बजे के करीब पूरे घर में बदबू से सबकी नींद खुल जाती है। एंड अचानक से उनके गेस्ट की, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग भागकर उनके रूम में जाते हैं एंड देखते हैं तो वो बहुत घबराए हुए बैठे हुए हैं।
तो सबने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था, अचानक से किसी ने मेरा गला पकड़ लिया एंड मैं उसे फील कर पा रहा था। मैं आंखें खोल के देख रहा था तो एक भयानक सा चेहरा मेरे आंखों के सामने था एंड जो मेरा गला दबा रहा था। उन्होंने कहा मैं हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस उनके साथ एक्सपीरियंस उन्होंने किया था। आंखें खुली थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, चिल्लाना चाह रहे थे, फिर बहुत हिम्मत करके वो चीखे हैं तो वो साया जो उनके सामने था वो गायब हो गया है एंड उनकी चीख सुनकर सब लोग अंदर आ गए। उसी रात वो रिश्तेदार उनके उस घर से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा मैं होटल लेके रह लूँगा, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तब जाकर पूरी फैमिली को इस बात का मतलब रियलाइजेशन हुआ कि आई थिंक कि शायद उस घर में उनके अलावा कोई और भी था जो रह रहा था। सब लोग थोड़े सीरियस हुए, सब ने अपने दोस्त या रिश्तेदारों से डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में। तो सब ने सजेस्ट किया कि आपको अपने घर में पूजा पाठ करवानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ करवाई, सुंदरकांड का पाठ करवाया और कहते हैं कि बजरंग बली जहाँ होते हैं वहाँ पे ये भूत प्रेत बिल्कुल भी कदम नहीं रख सकते हैं। बात सही हुई। सुंदरकांड करवाया, उसके बाद से उनके घर के अंदर से बदबू आनी ख़त्म हो गई, उनके चलने फिरने की आवाज़ आनी ख़त्म हो गई, ऐसी हरकतें होनी ख़त्म हो गई। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते तक। एक हफ्ते बाद फिर से वो चीज़ें शुरू हो गई। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहाँ बजरंग बली होते हैं वहाँ भूत प्रेत कदम नहीं रखते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद वो जो भी एंटिटी थी वो वापस से घर में आ गई। तो दोस्तों, मेरा जो मोटिव है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी के विश्वास को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद एक बिलीवर हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के करीब हूँ। बचपन से ही मेरे घर में भी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि पहला वीडियो है जिससे आप थोड़ा बहुत मुझे जान लें। बचपन में घर में भी हमारी मम्मी ने हमें परियों की कहानियाँ नहीं सुनाई हैं, उन्होंने हमेशा पौराणिक कहानियाँ सुनाई हैं। रामायण, भगवद गीता, महाभारत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ पढ़ के सुन के अपने मम्मी और मामियों से बड़े हुए हैं। एंड पढ़ने के नाम पे हमने कॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी। चाचा चौधरी कभी कभार पढ़ लेते थे, चंदा मामा कभी कभार मैगज़ीन पढ़ लेते थे, आती थी 90s में। ना ज़्यादातर हम लोग कल्याण नाम की एक मैगज़ीन पढ़ के बड़े हुए हैं। मैं और मेरे जितनी जॉइंट फैमिली, हम सब भाई बहन हैं, हम सब लोग। जो कल्याण एक मैगज़ीन है जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है, आज भी निकलती है शायद, पता नहीं मुझे, बहुत टाइम से मैंने देखी नहीं कल्याण कहीं। बट हमारे घर में पुरानी मैगज़ीन कल्याण की अभी भी पढ़ी, उसमें सारी पौराणिक कहानियाँ होती हैं, सारे वेद पुराण के बारे में निकलता है। तो हम ये सब पढ़ के बड़े हुए हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मोटिव किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, ना ही मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाह रहा हूँ और ना ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी एंटिटी में इतनी पावर है कि वो हनुमान जी के सामने टिक सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ एंटिटीज़ इतनी चालाक होती हैं, इतनी शातिर होती हैं कि जितने वक्त के लिए जिस जगह पे वो रह रही हैं, अगर उस जगह पे अगर कोई पूजा कराता है या कोई ऐसी चीज़ करवाता है, तो जितने वक्त के लिए उस पूजा का या उस चीज़ का प्रभाव वहाँ पे है, वो उतनी देर के लिए उस जगह से गायब हो जाती हैं, हट जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, उसके दायरे से दूर चली जाती हैं। एंड जब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है तो एंटिटी वापस से वहाँ आ जाती है। ऐसे मैंने कई किस्से भी सुने हैं, कई जगह पढ़ा भी है। ऑकल्ट साइंस हमारे जो देश का है उसमें ऐसी चीज़ें अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको भी उस बारे में पता चलेगा। तो उनके साथ वही होना शुरू हो गया।
एक हफ्ते बाद वापस से चीज़ें होनी शुरू हुई और इस बार थोड़ा डबल स्पीड से, मतलब रखी रखी चीज़ें अपने आप गिर जाती थीं एंड एक्चुअल में उसने डराना शुरू कर दिया। जो इनका हेल्प था, जो राजू था, वो किचन में या जहाँ उसका छोटा सा रूम था, आई थिंक किचन में ही सोता था, तो किचन ही मान के चलते हैं इसको, वो किचन में सोता था। तो वो कहता था भैया मैं अगर दोपहर में भी अगर मैं हल्का सा नैप लेने जाता हूँ ना तो मुझे लगता है मेरे कोई थप्पड़ बजा रहा है। तो घबरा गया कि भाई अब क्या किया जाए। तो एक दिन अचानक राजू ने बोला कि भैया एक मेरी जानकारी में मेरे गांव के एक मौलवी साहब हैं, तो उनको एक बार बुला के लाते हैं। अच्छा, अभिषेक की फैमिली भी ब्राह्मण है, बट उनके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। कट्टर ब्राह्मण ज़रूर हैं लेकिन हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये चीज़ भी आपने सुनी होगी कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो वो हर हथकंडा अपनाने की कोशिश करता है। तो राजू के कहने पे उन्होंने कहा ठीक है भाई यार, बुला लो एक बार अगर चाहो तो, जो मौलवी साहब हैं या जो पीर बाबा हैं, वॉट एवर। आई एम सॉरी, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोलूँगा, किसी भी धर्म की मैं या किसी भी पंथ की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। खैर, उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया, राजू ने। मौलवी साहब आए, वरांडे में सब खड़े थे, पूरा परिवार खड़ा था। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं इससे पहले कि जब जितने टाइम ये लोग घर पे रह रहे थे, उस दिन से जब से इन्होंने बोला था कि हम ये घर खरीदना चाहते हैं, तब से अभी तक इनके बिजनेस में भी इनको लॉस हुआ था, घर में सबकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। एंड अब ये समझ लीजिए कि जो संपन्नता उससे थोड़े समय पहले आई थी वो एक तरीके से धीरे धीरे जा रही थी, धीरे भी क्या, बहुत स्पीड से जा रही थी। तो जब मौलवी साहब आए, वरांडे में सब लोग खड़े थे। अच्छा, घर का मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जैसा अभिषेक ने बताया था उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा एक घर का एक मैप आपको बता सकता हूँ कि बीच में वरांडा है या आंगन आप कह सकते हैं है, एंड उसके चारों तरफ रूम्स बने हैं। एंड वहीं कॉर्नर में एक रूम है जो बंद रहता है, जिसका ऊपर रोशनदान को देखकर इनकी जो डॉग थी वो भौंकती रहती थी। उस दिन सब लोग उस आंगन में या वरांडे में खड़े थे एंड वो हर तरफ हर रूम में जाकर देख रहे थे। एंड वरांडे में आके वो उस रूम के सामने रुक गए जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, एंड बड़े गौर से उसके रोशनदान की तरफ देखने लगे। अब ये चीज़ देखकर घर वाले भी थोड़ा सा रिलेट कर पाए, क्योंकि जो उनकी डॉग थी वो, जैसा मैंने बताया कि वो अक्सर उस रोशनदान की तरफ देखकर भौंकती रहती थी। एंड पीर बाबा भी उस रोशनदान की तरफ देख रहे थे। इनको लगा कि मे भी शायद उस रूम में कुछ ऐसा है। देन उसके बाद इनके फादर ने पूछा अभिषेक के कि मौलवी साहब क्या है घर में, क्या समस्या है, हमें क्या परेशानी आ रही है घर में। सब लोग खड़े थे, मौलवी साहब ने इनके फादर को देखा, करीब 2-3 सेकंड नॉर्मल होकर उनको देखा एंड कहा कि तुम्हारा घर जो है एकदम पाक है, यहाँ पे कोई भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। सब लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए कि यार ये तो नई चीज़ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर से कंफर्म किया कि मतलब लेकिन हमको तो बदबू आती है, जो भी है। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, आसपास कोई नाला बह रहा होगा, उसकी महक आती होगी, चलने फिरने की आवाज़, पुराना घर है, साथ में लगे हुए और भी मकान हैं, तो हो सकता है उन घरों की आवाज़ यहाँ पे आप सुनते हो, आपको लगता हो कि यहाँ पे आपके घर में आवाज़ आ रही है। उन्होंने काफ़ी और भी चीज़ें बताई। मौलवी साहब डिनाई कर रहे थे पूरी तरह से कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से रहिए आप यहाँ पे। आप ये घर खरीदना चाह रहे हैं, आप अपना सामान नया लाइए, इस घर को अच्छे से रेनोवेट करवाइए, फिर से नई नई चीज़ें लगवाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उनके घर वालों को बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो पहले मतलब ऐसे मिले हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं। एंड इतना कह गया, मौलवी साहब ने उनको नमस्कार किया एंड उसके बाद वो वहाँ से चले गए। ठीक है, घर में भले लोगों को थोड़ी बात अजीब लगी, लेकिन एक थोड़ा सा एक अच्छा सा उनको शायद
वो लगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि मौलवी साहब ने एक चीज़ ये भी बोली कि आपने अपने घर में पूजा भी करवाई थी, उसके बाद से सब सही हो गया। जबकि राजू उस दौरान था नहीं जिस समय पूजा हुई थी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि राजू ने उनको बताया हो कुछ। राजू भी अपने गांव में ही था एंड ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ अब उनके परिवार ने ही बैठ के सुंदरकांड घर पे करवाया था और किसी को नहीं पता था। एनीवे, मौलवी साहब घर से चले गए एंड उसके बाद सब अपने अपने काम पे वापस चले गए। इनके फादर भी अपने ऑफिस वापस से लौट गए। अच्छा, इनके फादर का ऑफिस इनके घर से आई थिंक 10 मिनट की दूरी पर था। वो मौलवी साहब के साथ ही निकले अपने, मतलब मौलवी साहब के निकलने के 4-5 मिनट बाद अपने ऑफिस पहुंचे ही थे कि उनके फ़ोन पे अचानक से एक कॉल आया। जब उन्होंने कॉल देखा किसका है, तो वो मौलवी साहब का कॉल था। तो उनको लगा मे बी शायद कुछ और बात करनी होगी इनको। इन्होंने कॉल उठाया कि हाँ मौलवी साहब बताइए क्या बात है। मौलवी साहब ने उनसे कहा, पंडित जी जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो और इस बारे में आप अपने घर पे भी किसी से डिस्कशन मत कीजिएगा। तो अभिषेक के फादर थोड़े चौंक गए कि अभी तो आप कह रहे थे घर में सब ठीक है, अब आप ऐसा क्यों बोले। उन्होंने कहा, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपके घर में जो बला है, अगर उसे ये बात पता चल जाती कि मैं आपसे घर छोड़ने को कह रहा हूँ, तो आप अपने ऑफिस तक ना पहुँच पाते, वो खेल कर जाती। ये सुनकर अभिषेक के फादर कांप गए कि यार ये क्या बोल रहे हैं यार, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे सब ठीक है और अब कह रहे हैं बला है घर में, किस तरह ये बला है। तो मौलवी साहब ने बोला, वो जो कमरा है आपका जो बंद किया हुआ है मकान मालिक ने, उस कमरे में एक औरत जलकर मरी थी। मौलवी साहब ने कहा कि जो कमरा है आपके घर में जो मकान मालिक ने बंद कर रखा है, उस कमरे में एक औरत जलकर मरी थी। अब उस वजह से कमरा बंद किया गया या सच में किसी मकान मालिक का कोई सामान ज़रूरी वहाँ पे रखा है, या मे भी उस औरत के अवशेष अभी भी उस कमरे में कैद हैं, जिसके साथ उसकी रूह भी कैद है, उसके बारे में तो खैर नहीं पता। लेकिन जब वो औरत मरी तब उसके पीरियड्स चल रहे थे एंड आपके घर में जो बदबू आती है वो इस वजह से भी आती है क्योंकि एक औरत जो पीरियड्स के दौरान जलकर मरी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एंड इसको प्लीज़ आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा जो मैंने ये पीरियड्स वाली बात उठाई, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत प्योर टॉपिक है जिसको लोग आजकल गलत वे में लेकर किसी पे भी एलिगेशन लगा देते हैं कि आप ऑफेंड हो जाते हैं। मेरा बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के मानसिक विचारों को या किसी के मान्यताओं को या किसी के बिलीफ्स को हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ। तो ये बात जब मौलवी साहब ने अभिषेक के फादर से कही तो अभिषेक के फादर घबरा गए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब आपने हमसे उसी समय बता देते, मैं अपने परिवार से तो बताता, आपने उस समय क्यों नहीं बताया। मौलवी साहब ने कहा, पंडित जी जब मैं उस समय आप लोगों से बात कर रहा था तब वो औरत आपके बगल में ही खड़ी थी, मैं उसे देख पा रहा था, और अगर मैं उसके सामने आपसे ये चीज़ बोलता या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से ये चीज़ बताता उसके बारे में, वो उसी समय अटैक कर देती। किस पे करती मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझ पे ही कर देती। और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि इससे पहले लोग आते थे उस घर में, किराए पे रहते थे, चले जाते थे। अब उनका एक्सपीरियंस क्या था पता नहीं। आप लोग भी आए, किराए पे रहे,
जो भी, लेकिन जिस दिन आपने इस घर को ख़रीदने की बात की, या तो आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई, हो सकता है वो उस कमरे में ही कैद हो, या तो आप लोगों से रहने के दौरान कोई ऐसी गलती हो गई कि उस कमरे की शांति को आपने भंग कर दिया, या जब से आपने बोला कि हम ये घर ख़रीदना चाहते हैं उसका गुस्सा और बढ़ गया कि यार ये तो मेरा घर है, इसको कोई ख़रीद कैसे सकता है। जो भी वजह रही हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। एंड पंडित जी, ये बात आप लिख के ले लीजिए, अगर आपने जल्द से जल्द ये घर नहीं छोड़ा तो कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिनों में ये औरत किसी ना किसी एक परिवार के सदस्य को अपने साथ लेके चली जाएगी। अब अगर कोई आपसे ऐसी बात बोले तो आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल वैसा ही अभिषेक के पिताजी ने भी महसूस किया। मौलवी साहब ने फ़ोन करके उनको वार्निंग दे दी, वार्न कर दिया उनको। समय उनके पास ज़्यादा था नहीं डिसीजन लेने का, लेकिन अब अपने परिवार को बिना बताए वो ऐसे कैसे कर सकते थे। तो अभिषेक के फादर ने बहुत सही तरीका अपनाते हुए, बहुत दिमाग लगाते हुए उन्होंने एक चीज़ करी कि वो घर के अंदर इस टॉपिक पे किसी से बात नहीं करते थे। बच्चे और उनकी वाइफ जब बताते भी थे आज ऐसा हुआ घर में वैसा, तो कहते थे अरे कुछ नहीं है, हम लोग इस घर को ख़रीद रहे हैं और यहाँ पे हम पुराना सामान हटाएंगे, नया सामान शिफ्ट करेंगे। अब ये लोग करते, इन्होंने क्या स्मार्टली किस तरह से इन्होंने मतलब डिसीजन लिया, उन्होंने ये किया, इस तरह से स्मार्ट प्ले किया उन्होंने कि धीरे धीरे वो घर का सामान शिफ्ट करने लगे। और घर के अंदर खड़े होकर बात ऐसे करते थे कि अरे ये पुराना सामान है उसको हटा रहे हैं एंड नया सामान लेके आएंगे, घर खरीद रहे हैं, अच्छे से रेनोवेट करवाना है हमें। एंड उसी बीच में इन्होंने एक किराए का मकान और ढूंढा, थोड़ा सा उस एरिया से करीब 7-8 किलोमीटर आगे, क्योंकि जल्द से जल्द उनको ढूंढना था और इतनी जल्दी वो मतलब आसपास तो ढूंढना नहीं चाहते थे। और उनको मैक्सिमम 6-7 या 8 किलोमीटर दूर ही एक मकान मिल गया था। तो उन्होंने कहा बस शिफ्ट होना है मुझे यहाँ पे किसी भी तरह अपने परिवार के साथ। 2-2.5 दिन में इन्होंने सामान शिफ्ट किया, घर वालों को बुलाया कि आओ चलो हम लोग बाहर कहीं घूम के आते हैं। दिवाली का दिन था वो दोस्तों, दिवाली का दिन था। कुछ सामान उसी घर में छोड़ दिया। दिवाली की मॉर्निंग इन्होंने कार में भरा अपनी फैमिली को एंड सीधा वहाँ से जो नया घर जो उन्होंने किराए पे लिया था वहाँ चले आए। एंड जब परिवार ने पूछा यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यही हमारा घर है आज से। तब उन्होंने पूरी बात अपने परिवार को बताई। एंड जब बताई तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार की भी रूह कांप उठी। काफ़ी सामान उन्होंने शिफ्ट कर दिया, काफ़ी उसी घर में छोड़ा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसे वहाँ की एंटिटी को ये शक ना हो कि ये घर पूरी तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। एंड ये लोग घर में गए हैं, ये दिवाली के एक दिन पहले ये लोग आए हैं। छोटी दिवाली जिस दिन होती है उस दिन ये लोग शिफ्ट हुए हैं। एंड अगले दिन दिवाली थी। अभिषेक ने मुझे बताया कि भैया अगले दिन दिवाली थी, मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने बाहर दूध लेने जा रहा था या कुछ लेने जा रहा था, नया एरिया था, मुझे भी कुछ नहीं पता था। सवेरे 8-8:30 बजे मैं कह रहा भैया मैं दरवाज़ा मैंने खोला है दूध लेने के लिए जाने के लिए, एंड एकदम से मुझे वही बदबू आई जो उस घर में आती थी। कह रहा भैया मैं जम गया था, किसी मूर्ति की तरह जम गया था। एंड उसी समय इनके घर से पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई। एंड जब ये अंदर गए तो पता चला जो इनकी डॉग थी वो मर गई थी। पीर बाबा ने एक चीज़ ये भी बोली थी कि आपके परिवार से किसी ना किसी एक को तो ये लेके जाएगी ही जाएगी। और ऐसा हमने सुना है कि जो हमारे पेट्स होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम
कुत्तों की बात करें, डॉग्स की बात करें, तो वो अपने मालिक के इतने वफ़ादार होते हैं कि वो घर की और अपने मालिक के ऊपर आई हुई सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके लिए तो वो डॉग उनके परिवार का ही हिस्सा थी। दुख ने तब भी हुआ ही, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि अभिषेक ने बोला कि भैया वो आखिरी दिन था जब मुझे वो बदबू महसूस हुई है। उसके बाद से वो बदबू हमारे घर में कभी नहीं आई। उसके बाद उन्होंने 1-2 घर और शिफ्ट किए हैं एंड टचवुड आज फाइनली उन्होंने अपना एक खुद का ड्रीम हाउस ख़रीद भी लिया है। बहुत खुशी है मुझे उनके और उनके परिवार के लिए। लेकिन आज भी वो वसुंधरा के उस घर तो छोड़िए, उस एरिया तक में जाना पसंद नहीं करते हैं। एक अंदर से एक डर रहता है कि यार वहाँ पे हम नहीं जाना चाहते हैं। कभी जैसे अभिषेक के उस एरिया के कुछ पुराने दोस्त जैसे कभी इससे मिले आके, तो उन्होंने बताया, अभिषेक ने पूछा कि यार उस घर का क्या हुआ, तो उनके दोस्तों ने बताया कि जो मकान मालिक था उसका एक छोटा भाई था, फॉरेन में रहता था, कहाँ पे पता नहीं, वो आया था, उस घर में रुका था। 1 महीने भी नहीं हुए थे, पता नहीं वो पागल हो गया या उस शरीर छोड़ दिया, कुछ ऐसा हुआ था। तब से वो घर खाली पड़ा है, आज तक उस घर में कोई नहीं गया। एंड उन लोगों का ये भी मानना है कि उस घर की छाया भी अगर किसी पे पड़ जाती है तो उसके साथ खेल होने शुरू हो जाते हैं। खैर, आई होप आपको ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी भी क्या, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और मेरे इस चैनल की ये पहली स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और आपको मुझसे और भी ऐसी आगे किस्से कहानियाँ सुनने हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाहिर सी बात है, सब्सक्राइबर्स आपको अभी इस समय तो नहीं मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि नया चैनल है एंड हर चीज़ की शुरुआत 0 से ही होती है। एंड आप जैसे लोग ही हमें 0 to 100 पहुंचाते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, आप आगे और ऐसे किस्से सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप अपना ध्यान रखें और महादेव करें आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका परिवार सब अच्छा रहे, अच्छे से रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा की।